हिंदी मराठी में थोड़ा ये बोलूँगा। मुझे खुशी है कि दलित युवकों की दलित युवक के प्रश्न और आह्वान पिछले 30 साल से लगभग मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में खास करके मानदेश बेल्ट जिसको बोलते हैं उस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 20 साल से अस्तित्व नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अस्तित्व के तरफ से हम वेस्टर्न महाराष्ट्र के मानदेश बेल्ट में खास करके हेल्थ एजुकेशन और लाइवलीहुड पर काम कर रहे हैं। उसमें से ज़्यादा फोकस हमारा आज तक रहा है दलित और नोमैडिक ट्राइब जो भटके लोग हैं। अस्तित्व ने पिछले 20 साल से ज़्यादा से ज़्यादा लाइवलीहुड हो, दलितों का लाइवलीहुड हो, रोजगार हो, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दिया है। क्योंकि दलित और भटका कम्युनिटी जो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ होते हैं, वो ज़्यादा रिसोर्सलेस और अनएम्प्लॉयड रहते हैं। इसकी वजह से हमने ज़्यादा लाइवलीहुड पर हमारा काम रहा है। दलित यूथ और भटके कम्युनिटी ऐसा विचार करते समय हमारे सामने हो बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट सामने रखनी ही चाहिए। ऐसा मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने ज़्यादा से ज़्यादा दलित यूथ को अलग अलग आयाम से जोड़ा था और उनको एक दिशा दी थी। अभी भी स्वतंत्रता के 75 इयर्स के बाद भी जो दलित यूथ के सामने जो समस्या खड़ी थी और आज भी और नया तरीके से वो परिस्थिति सामने आ रही है। एक दलित यूथ का एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम सोच रहे तो ज़्यादा कास्टिज्म का सवाल आज भी है। उसका स्वरूप बदला है, लेकिन कास्टिज्म का नए तरीके से कास्टिज्म कम्युनिटी में आज भी बड़े पैमाने से फैला जा रहा है और पिछले 10 साल में उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। गांव के कास्टिज्म पे नजर रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित यूथ को बोला था कि आप खेड़ी सोडा आणि शहरात चला। ऐसे एक मराठी में बाबा साहब ने एक मैसेज दिया था। गाँव में से मुंबई पुणे का आश्रय ले लो, उधर आपको कास्टिज्म को नाही जातीयतेला सामोरे जाण्याची गरज तुम्हाला भासणार नाही। बट दलित यूथ ने पिछले 40 साल के पहले दलित यूथ ने मुंबई पुणे जैसे औरंगाबाद जैसे शहरों का आश्रय लिया, लेकिन मुंबई पुणे में इतना ज़्यादा नौकरी नहीं मिली। छोटे छोटे कारखाने में नौकरी मिली, लेकिन बड़ी ऐसी नौकरी नहीं मिली और ज़्यादा डेवलपमेंट भी उनकी नहीं हो रही। मुंबई पुणे में रहने वालों में से ज़्यादा लोग अगर झोपड़पट्टी में कौन रहते हैं तो उसमें दलित, भटकिया और नोमैडिक ट्राइब ऐसे ही लोग आपको दिखेंगे मुंबई पुणे के झोपड़पट्टी में। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसका वो डेवलपमेंट का मूल ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट में और प्रोग्राम में था, इसलिए मैं ये आपके सामने रखा। और मुंबई पुणे में थोड़ी डेवलपमेंट होने लगी दलितों की और उसके बाद आपको मालूम है 1991 में वो प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस बहुत ही बड़ी हो गई और वो खासगीकरण के वजह से मुंबई पुणे के बहुत सारे उद्योग धंधे बंद पड़ने लगे और उसमें ज़्यादा नौकरियां और रोजगार कम होने लगे और रोजगार कम होने में वाले में से ज़्यादा दलित लोग थे। और उसके बाद लोग गांव में आ रहे और गांव में लोगों को बिल्कुल ऐसा रिसोर्स नहीं है। गैर दलित या नॉन दलित यूथ को अगर रोजगार नहीं मिला तो कुछ खेती करते हैं, छोटा छोटा उद्योग करने का कोशिश करते हैं। उनके लिए बैंक का सामने खड़ी रहते हैं, लोन देने के लिए, उद्योग खड़ा करने के लिए लोन देते हैं। उसके साथ खेती होती है, बड़े 1-2 एकड़ खेती बेच कर एक उद्योग धंधा शुरू कर सकते हैं। और दलित यूथ के सामने ऐसा एक संधि ऐसा नहीं रहती। गवर्नमेंट क्या करते हैं, अगर समझो दलित यूथ खेती कर रहे, खेती में नुकसान हो तो गवर्नमेंट उनको नुकसान भरपाई देते हैं, लेकिन दलितों के लिए ऐसा कुछ नुकसान भरपाई देने का कोई प्रावधान गवर्नमेंट के सामने रहता ही नहीं। बहुत सारे नौकरियां जाते हैं, उसके बदले में कुछ दलित यूथ को नहीं मिलता।
एजुकेशन का अभी बहुत ये चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट दलितों को उन्होंने संदेश दिया था, आप खेती करो, शिक्षा ले लो। बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, तो जो पिल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही, मराठीमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे। इसके लिए आप शिक्षा ले, लेकिन अभी तो शिक्षा की परिस्थिति है, एक तरफ प्राइवेट एजुकेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो कमजोर हो रहे हैं। बहुत सारे स्कूल में टीचर्स नहीं है, बहुत सारे स्कूल में इमारत बिल्डिंग नहीं है, ऐसे इतर फैसिलिटी नहीं है। और वो शिक्षा के बाद वो दोनों को एक ही कॉम्पिटिशन में जाना पड़ता है। म्हणजे खाजगी शाळेत शिकलेली मुलं आणि सरकारी शाळेत शिकलेली मुले पुढे जाऊन नोकरीच्या वेळेला त्यांना एकाच स्पर्धेला सामोरं जावं लागतं। त्यावेळेला दलित तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाही, दलित तरुण बाजूला फेकला जातोय, अशी परिस्थिती आहे। म्हणजे मी नेहमी म्हणतो की एका बाजूला मोफत शिक्षण असताना शाळेत न जाणारी मुलं आणि दुसऱ्या बाजूला प्रचंड फी आणि डोनेशन्स देऊन शाळेत जाणारी मुलं, शिक्षणाची एक विषमतावादी वाटचाल आज इंडियामध्ये आणि एकूणच महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेली आपल्याला दिसेल। और बेरोजगारी का सबसे बड़ा असर तो दलित यूथ पर अभी पड़ रहा है। बाबा साहब आंबेडकर ने दूसरा एक मैसेज जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देश को अर्पित करने के समय बाबा साहब आंबेडकर ने बोला था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा सोशलिज्म ये मेजर इश्यू है, समाजवाद। उस समाजवाद को मद्देनजर रखते हुए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने उस टाइम बोला था, मराठीमध्ये शेती आणि बड्या उद्योगांच्या राष्ट्रीयकरणाशिवाय समाजवाद अशक्य। आजही समाजवादापुढे मोठ्या प्रमाणात आव्हान खडे होताना दिसत आहेत आणि त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात आज दलित त्यापासून भरडला जाताना आपल्याला दिसतोय। आज एका बाजूला मोठ्या प्रमाणात शेती आहे आणि त्याच्यावरती अधिकार मात्र दलितांचे, भटक्यांचे नाहीत असं आपल्याला दिसत। दूसऱ्या बाजून दूसरी तरफ आरक्षण का, रिजर्वेशन का एक बड़ा इशू अभी हो रहा है। एक तरफ रिजर्वेशन देने का और दूसरी तरफ रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने। आपको मैं बताता हूँ, पिछले 10 साल में 1,90,000 वैकेंसी दलित और भटके कम्युनिटी के आए, वो बैकलॉग अभी भरा नहीं। और दूसरी तरफ छोटे छोटे समूह को खड़ा करते हैं आरक्षण मांगने के लिए। आज आप सुन रहे मराठा आरक्षण का इशू है, ओबीसी आरक्षण का इशू है। पिछले हफ्ते में, पिछले 2-3 दिन के पहले आपने सुना होगा सभी ने, वो दही हंडी फोड़ने वाले क्या बोलते हैं उनको, उनको 5% रिजर्वेशन देने का जितना जो मन में आया ऐसा मैसेज और निर्णय लेने की एक कंपटीशन इंडिया में और खास करके महाराष्ट्र में चल रहे, उसका सबसे ज्यादा असर दलित आरक्षण पर पड़ रहा है। और उसमें दलित यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। अभी आप अगर गांव में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे 30-40 उम्र के लड़कियों की शादी नहीं होनी जा रही, क्योंकि लड़की को माँ बाप बोलते हैं उनको नौकरी क्या है, क्या कमाता है, उसको खेती कितनी है। 35-40 तक बहुत सारे बच्चे शादी के बिना घूम रहे हैं। इसके वजह से वो व्यसनाधीन बन रहे हैं। ये बड़ा सवाल समाज के सामने अभी है, उसका कोई भी विचार कोई भी सरकार नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन जो है उनका यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है दलित यूथ के सामने हो रहे। दूसरा एक इसमें ये है चैलेंज, मैं मानता हूँ चैलेंज ये है कि ये सब होते हुए भी दलितों का संगठन नहीं हो रहा है, और नहीं संगठन होगा नहीं, ऐसी एक सिस्टम समाज में और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी हो रही।
और दलितों का इश्यूज थोड़ा हाईलाइट करने के लिए जो प्रभावी लीडरशिप जो होनी चाहिए स्टेट और नेशनल लेवल पर, वो लीडरशिप दलितों के साथ और दलितों के लिए नहीं है। ये बड़े सवाल मुझे लगते हैं दलित यूथ के बारे में। अगर हम सोचेंगे, कास्टिज्म का सवाल है, वीक रिजर्वेशन सिस्टम है, और रिसोर्सलेस और लैक ऑफ लीडरशिप, ये चार मुद्दे मुझे लगते हैं दलित यूथ के डेवलपमेंट के सामने है। इसके एक ही उस पर ये है सॉल्यूशन है, दलित रिजर्वेशन पहले ठीक से करना चाहिए। जो बैकलॉग है वो बैकलॉग भरना चाहिए, तब दलित यूथ टिकेंगे, नहीं तो दलित यूथ को रोजगार नहीं मिलेंगे और उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। इतना ही मैं आपके सामने रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच शाजी, जो रियल द पर्सपेक्टिव ऑफ दलित का जो इशू कभी कभी हम सोचता नहीं है। हम जब हम यूथ के साथ काम करने के टाइम हम उनके यूथ एक कैटेगरी में डालता है, तो जिसमें जो अलग अलग जो कैटेगरी का यूथ है, दलित यूथ है, ट्राइबल यूथ है, और इवन अर्बन पुअर यूथ है, और इवन जिन्होंने अलग अलग सेक्शन, तो हमको इसका एड्रेस करना। यूथ पॉलिसी में कितना इसके बारे में सोच रहा है वो भी मालूम नहीं है। अभी ये पूरा जो गिमिक है आरक्षण का, मैं बोलना चाहता हूँ, जो देहरानी का गिमिक है वो क्या, वो गिमिक का पीछे क्या है, दलितों का आरक्षण खत्म करने के लिए, और ये इस प्रकार का एक वातावरण शुरू करने के लिए। आई थिंक हमको इसके ऊपर बहुत एक बड़ा यूथ मैं बोलना चाहता हूँ, दलित यूथ के साथ काम करके एक बड़ा यूथ मूवमेंट हम खड़ा कर सकते हैं। इसके लिए बहुत मौका है। And education and all this issue, महाराष्ट्र में मैं बोलना चाहता हूँ, the Maharashtra context, this is the biggest issue. Even marriage is the biggest issue, because I mean, if you have only a government job, then you can get married. If you don't have a government job, is it developed? If you don't have a government job, it is very difficult. It is not only that, and that is also creating a frustration among the youth. I am not telling you, and that is also killing youth. I just want to tell you that many more youth are getting into this competitive exam. And I just want to tell you one thing. I mean, I think, see, the youth are, youth are going away from home, thinking that I will become an IAS officer and I will become a UPS, MPSC pass, Public Service Commission, pass करके I will get a good employment, and they are away from home 7 years, 5 years, try for examination करके लोग सोच रहे हो मेरा बेटा कल कलेक्टर बन जाएंगे, and then वो कितना पैसा चाहिए, पैसा देते रहता है, and finally 7 years के बाद उनको फिर अटेंड करना मुश्किल है, then only attempt commit suicide, and that is also not happening in the country. I think the entire this issue behind जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पुश करके जो गवर्नमेंट जॉब मिलने का है, उसके बारे में भी हमको सोचना, why can't youth be a good sports person, good maybe a good any artist, good journalist, good, and वो सोचा नहीं। मैं लिमिटेड महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाने के टाइम जो रूरल यूथ का थिंकिंग वही है, 90% ऑफ लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, and 10% of the people want only private jobs, and nobody want to get into the innovation, startup, business, society. I think it's a very important. I think this sad part of issue which is affecting the Dalit youth, हमको उसके बारे में भी सोचने का जरूरत है। कुछ questions आज के लिए, तीन questions. Okay, I'll start. I'll start. साजी, ये जो आपका लड़ाई है और हम सबका लड़ाई है दलित मूवमेंट की, ये आज से अंबेडकर जी के टाइम में भी था, बीच में भी है, और अभी तो लग रहा है कि आने वाले, और हम तोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्या कमी है कि हम समाज को अभी भी उस बंटवारे में देख रहे हैं और दलित का परिस्थिति वैसे ही है। यही मैं बोल रहा है, कास्टिज्म बड़े माइक्रो लेवल पर समाज में घुसे है, वो निकल नहीं रहे। वो जब जाएंगे वो तब ये सक्सेस हो जाएगा ये लड़ाई। आप जैसे संस्था, हमारे संस्था, हम इतने साल से दलित एम्पावरमेंट
प्रोजेक्ट ला रहे, काम करे, क्या कमी है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? मैंने एक बोला, उसमें एक दलितों का संगठन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और भारतीय समाज में और महाराष्ट्रीयन समाज में विषमता और कास्टिज्म इसके बारे में ज्यादा प्रेम है, ज्यादा प्यार है, कास्टिज्म से प्यार है, विषमता के ऊपर प्यार है। वो प्यार जब तक कम नहीं होगा, जाएगा नहीं। वो मुझे लगता है वो बढ़ रहा है ज्यादा ये हाँ। पिछले जो 5 साल में ज्यादा बढ़ रहा है कास्टिंग ये डिविजन, उसके लिए यूथ के साथ काम करने का बहुत करते हैं। ओके रिगार्डिंग द सेम 15 साल पहले जब मैंने शादी की थी इंटरकास्ट मैरिज, तो ये दलित यूथ वगैरह सब तब ऐसा लगा था कि ओवर द पीरियड बहुत चेंज होगा, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, तब मैंने कर दिया, आज होता तो नहीं होता, नहीं हो सकता। बीइंग फ्रॉम नगर डिस्ट्रिक्ट आज तो मैं जिंदा ही नहीं रहती, उल्टा हो जाता। ये क्यों उनको उल्टा ये गंगा से उल्टी क्यों बहना चालू हो गया है शायद? नहीं, इसका चालू क्या हो गया? I think the सवाल is, I tell you, I can answer to your question. See, जो उस प्रकार का support system and the environment was that time, it is not now. 2010 के बाद जो चेंजेस समाज में जो विषमता और इवन कास्टिज्म बढ़ रहा है, तो काम नहीं हो रहा। उस समय we could have married everybody in all religion. I don't understand why लोग talk about जिगाद marriage and all, love जिगाद वगैरह वगैरह। See, पुराने जमाने में the Muslim used to marry the Hindu, Hindus used to marry the Christian, Christian marry the Muslim, ऐसा बहुत। लेकिन अभी it has become a जिगाद issue। मतलब अनमैरिड बच्चों को घर में बिठाएंगे, अगर ओपन अप होके नहीं वो करेंगे, नहीं करेंगे। See, I think the challenge is that वो आपको काउंटर करना चाहिए। I mean, what is that 18 years? हम see, मैं बोल 18 years के बाद किसी का भी जो अधिकार है, I mean, जो उनका पसंद है, क्यों? See, my show नहीं है, dear friends. My issue इसके आगे का है। We are not respecting the Indian Constitution. जो Constitution में जो अधिकार दिया है, उसको current administrative or government they are not respecting, and we are saying that okay everything, and that's an issue. Why? There is in Maharashtra में एक special culture है, if you marry intercaste, you are given money, facilitated, felicitated, given award. If you marry intercaste, why it is not respected? Why there is an intercaste in Maharashtra? Why they are not given? They should get 50,000 rupees, and they will be felicitated. But इसके बाद आज इनको मार, हाँ धात क्यों हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे? I understand Satara, Nagar, कोई area famous for this kind of honor killing. Nobody is questioning, and we can't even question. Okay, coming to. मैं यही कहना था कि जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं हमारे में, तो फिर परिवर्तन के लिए मूवमेंट करना जरूरी है, लेकिन आज ऐसा चित्र है कि हमारी यूथ उसके दूर होता जा रहा है मूवमेंट से, तो इसका कारण क्या हो सकता है? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो अभी भी मूवमेंट बंद नहीं हुई। एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। गुजरात में मालूम है दलित शक्ति केंद्र, जन विकास प्रतिष्ठान वगैरह आपको मालूम होगा। पिछले 6 महीने से उन्होंने कैंपेन चलाया है। अभी दिल्ली में एक नई पार्लियामेंट खड़ी करने का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो अभी अंतिम स्टेज पे है, वो पूरा होने जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग या ये संकल्पना लेके उन्होंने एक कैंपेन खड़ा कर दिया, छुआछूत मुक्त भारत। 1947 में इंडिया की गवर्नमेंट ने ऐसा तय किया था कि पिछले 10 साल में इंडिया से कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। आज 75 इयर्स के बाद भी कास्टिज्म है, तो 2047 में ये हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। दूसरा एक उन्होंने कैंपेन में मुद्दा रखा था, अगर पार्लियामेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम भारत के लोग ऐसे बोलते हैं, तो दिल्ली में जो खड़ी होने जा रही संसद का कंस्ट्रक्शन वो लोगों के कंट्रीब्यूशन के क्यों नहीं कर रहा? आप कर्जा लेके क्यों कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेके वो बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। तो दलित यूथ ने इकट्ठा के 20,000 दलित यूथ ने इकट्ठा के 25 लाख रुपए जमा कर रहे हैं। एक रुपए के
कॉइन जमा कर दिया और 2 ट्रक में लेके वो दिल्ली में जाने के लिए रैली निकाली। उनको जयपुर में उधर आने नहीं दिया और वो पैसा भी नहीं ये कर दिया, लोगों लाठीचार्ज कर दिया। पिछले 13 अगस्त को एक तरफ चल रहा था हर घर तिरंगा और दूसरी तरफ ये दलित यूथ के मूवमेंट का पूरा सत्यानाश उन्होंने किया, मार दिया उनको जयपुर में। दोबारा करना नहीं चाहता, अयोध्या में कर चुके। हाँ, तो अब कैसे खड़े रह जाएंगे? वो पूरा गवर्नमेंट का पूरी ताकत वो इसमें जा रहे हैं, इसलिए सोशल मूवमेंट खड़ी नहीं हो रहे हैं। दलितों ने बहुत सारे मूवमेंट कर दिया है। दलित पैंथर आपने नाम सुना होगा, दलित पैंथर की तरफ से पूरे देश में एक मूवमेंट चल रही थी। औरंगाबाद के मराठवाड़ा नामांतर की आपको मालूम है, मराठवाड़ा विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने की मांग के लिए 14 साल गए। वो 14 साल मूवमेंट चल रहे थे। ये आपको मालूम, बाबा साहब आपने सुना होगा रिडल्स इन हिंदुइज्म, वो एक मूवमेंट बड़ी महाराष्ट्र में हो गई थी 89 में। आई थिंक बहुत सारा ये हम उसके ऊपर के साथ बात करने के टाइम हम थोड़ा पॉलिटिकल भी बात करना चाहिए। there are 3 leaders, David Ramdas Athwale, Mayawati and Ramdas Paswan. Where are they? And what is the situation? खत्म कर दिया। Yeah, they are already. See, let us. It's also political. Also, we have to think about political movement. Big leaders of Dalit. Even I don't know Prakash Ambedkar भी क्या situation में है। I mean, other वो भी गया तो then I think it entire Dalit is खत्म। You know? Okay, you want to say? मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली भी देखना चाहिए कि कलेक्टिव जो मूवमेंट, जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, बट इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा काम चल रहा है। जैसे दलित यूथ अभी टाटा इंस्टीट्यूट में जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, जेएनयू में जा रहा है, और जिस प्रकार से वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस प्रकार से उसके आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे सूरज अंगड़ी नाम का एक स्लम का एरिया नांदेड़ का ऑक्सफोर्ड में सीखता है और वो दिशा दे रहा है पूरे इंडियन यूथ को, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल निकले। तो एज ए इंडिविजुअल लेवल पे ये बहुत अच्छे से हो रहा है, पर इसमें हमें लगता है कि एनजीओ ने ऐसे बच्चे कुछ है, उस बच्चे को अभी रोहित वेमुला होता है, आपको मालूम है। ऐसे कुछ बच्चे हाईलाइट हो गए ना दलितों की, वो रोहित वेमुला जैसे हुआ, कन्हैया कुमार की क्या हालत कर दी। ऐसे भी एग्जांपल हमारे सामने टाटा इंस्टीट्यूट में संदीप जेदे, आपको मालूम है उनका क्या हुआ है, क्या आशावाद है, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंट। ऐसा आशावाद से हम चले तो 500 साल अभी भी लगेंगे। ऐसा लगता है कि इसमें एनजीओ ने एडवोकेसी करनी चाहिए कि ये बच्चे और एक रोहित वेमुला को आप रोक पाओगे, 500,000 को कोई थोड़ी ना रोक पाओगे। हजारों रोहित वेमुला किस प्रकार से, इसलिए हमें एडवोकेसी करनी चाहिए कि नोमैडिक में भी और दलित में भी, क्योंकि अभी भी परसेंटेज इतना कम है और ट्राइबल में भी जो अभी पॉलिटिकल कंडीशन में आप देख रहे हैं, जो बोलेगा उनको अंदर जाओ, बोलना है तो अंदर जाओ, अंदर बोलो। Okay, Ina, last question. Two things I need to really reflect upon also. As John sir said, we have to have practice-informed policies. So I think somewhere this data that is missing. If we all come together, things like networks like ARC, and we can bind this data. I think we can talk about this at the policy level also, because there is no data. There are many. When I look at Dalit youth, I feel a Dalit woman or a Dalit girl is all the more vulnerable as compared to a boy also, because even if you look at rape cases which are, so-called highlighted in the papers and the statistics, majority of the girls who are raped are either from Dalit backgrounds or from the nomadic backgrounds. So how can we, think about this vulnerability? That is the indicator हमने देखा है 181, 176. The gender parity again. After everyone, I think if the country doesn't have वो shame, इसमें ऐसे I think बाद में क्लियर होता है। what is the future? And now any that comes the parliament, the government says data गलत है, methodology गलत है, which अंगर रिपोर्ट को किस तरीके से बोला सकता है, शायद हमें भारतवासी डरपोक बनते हैं। No, डरपोक से मैं आपको बोलना चाहता हूँ,
the government is saying that some people are anti-Naxalite and anti-development. I tell you the biggest anti-development is fudging of the data. जब तक हमारा डेटा ठीक नहीं है तब तक इनके सुधरेगा नहीं। ये पूरा whether it is a toilet का data, whether it is any other data, you know, construction of the toilet, construction of the student, I don't know. I'm now happy to get some feedback on Dr. John Buriek regarding ACR report of last shows that education, even 2 years after the 2 years of COVID, education improved in the country. And I can't understand how the data is collected and how it is analyzed. I mean that report is coming out, giving a very good picture of education. End of COVID, they presented when education improved in the country, in the learning. I don't know. I am not an expert on education, but knowing the ground reality, seeing the report, the PROSI report, I say, group check mark. Okay, fine. Any other question?